तो एज अ जर्नल पर्सन मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं क्या कर सकती हूं हमारे देश के आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाइए। जी आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान नहीं है, सबसे पहले वो एक जीवन जीने का तरीका है, जी। एक जीवन शैली को समझने का तरीका है। दूसरी बात आती है कि ये कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है बहुत देर से असर करता है। हाँ जी, ये तो है ना? बहुत सुनने में उसमें आता है। परहेज बहुत होता हाँ है। जी अब आपके शरीर में बीमारियाँ क्यों हुई है? बीमारी होने के बाद हमने उसको दबाया, वो एक अलग बात हाँ है। जी। लेकिन आपके शरीर में बीमारियाँ हो ही नहीं, ऐसी अव्यवस्था अगर हो जाए तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हमें सैलरी कितना गेन हो सकती है? तो एंट्रेंस लेवल पे ही वो 40 से 50,000 रुपये आसानी से उसको ले सकता ओके। है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आयुष वीज़ा जो है वो जारी कर रही है। आयुष वीजा? आयुष वीज़ा जारी कर रही आयुष है। वीजा क्या है सर? इट मीन्स जो बाहर के फॉरेनर्स हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं जी, वो आयुष वीज़ा पर यहाँ पर आकर के जो हॉस्पिटल्स भी हैं हॉस्पिटल्स हैं। उनके अंदर आके अपना इलाज करवाएंगे। उनके लिए अलग से आयुष ओके। वीज़ा नाम से एक प्रपोजल दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम ऐसे चिकित्सा विज्ञान की बात करेंगे जिसने सदियों से हमारे भारत की पहचान पूरे विश्व में बना रखी है और जिसको हम जानते हैं आयुर्वेदा के नाम से। तो इस फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें 13 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ ही में 5 साल से ज्यादा का रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो अपनी फील्ड में माहिर हैं और बहुत सी लोगों की हेल्प भी कर चुके हैं। बहुत सी अच्छी जानकारी आज हमें देने वाले हैं। सो वेलकम डॉक्टर सचिन शर्मा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि आयुर्वेद के बारे में जो पुरानी जो मिथ थे या आयुर्वेद में कैसे अपने स्टूडेंट्स जो हैं करियर बना सकते हैं, किस तरह से आयुर्वेद में जा सकते हैं, आयुर्वेद से अपने अपने करियर को कैसे सुधार सकते हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस आपसे कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि आयुर्वेदा का नाम हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारा भारत तो जाना ही जाता है आयुर्वेदा के नाम से। बहुत से बच्चे होते हैं जो इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं बट उनको जानकारी पूरी नहीं होती। तो आज हम ट्राई करते हैं आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेदा के नाम हमने सुना है पर हमें पूरी जानकारी नहीं है आयुर्वेदा के बारे में, तो आयुर्वेदा आखिर है क्या? देखिए, आयुर्वेद जो है वो आयु का वेद है। आयुर्वेद बेसिकली जो ऐसा शास्त्र है, ऐसा चिकित्सा पद्धति भी ना कहकर मैं कहूँगा इसको, ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक तरीका है। जी। हमारे शास्त्र में ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से रहें। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ में मैनुअल आता है। हाँ जी। इसको प्रॉपर अगर आपको चलाना है गाड़ी को तो आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रोटोकॉल को लेना पड़ेगा। ऐसे ही आयुर्वेद में हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत लंबे वर्षों के अनुसंधान के बाद में ये एक मैनुअल बना के दिया कि एक आम व्यक्ति को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जिससे उसकी आयु बढ़े। तो इस आयु को बढ़ाने के लिए जो वेद है वो आयुर्वेद है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सर ने एक्सप्लेन किया कि जो आयु को बढ़ाने का वेद है वो है आयुर्वेद, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही आज के टाइम पर इतनी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से हम इतना बीमार रहते हैं। तो जब हम कैरियर बनाने जा रहे हैं और हमें उस आयुर्वेद के बारे में ही पता नहीं चलेगा तो हम नहीं बना सकते अपना कैरियर, राइट? तो हमें जानना जरूरी था कि आयुर्वेदा आखिर है क्या। तो बहुत ही सरल शब्दों में सर ने एक्सप्लेन किया है। तो सर अब मैं आगे बढ़ूंगी और हमारे बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है तो हम कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, 12th के बाद में +2 करके और आप जब इसमें आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि भैया मुझे अब किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो +2 के बाद में अगर स्टूडेंट अगर इंडियन सिटीजन है, बेसिकली अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का बॉर्न है, तो वो इस फील्ड के अंदर आ सकता है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि हर स्टेट अपना अलग अलग टेस्ट एग्जाम लेता था और एंट्रेंस टेस्ट होता था। बट आज आयुष मिनिस्ट्री ने सिस्टम किया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही टेस्ट होता है जो एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेशनल लेवल पे होता है। और उस टेस्ट के बाद में सभी पार्टिसिपेट्स ऑल ओवर इंडिया से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसी के अंदर फिर रैंक वाइज जो है वो मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेदा है उसके हिसाब से अंदर उनको एडमिशन मिलता है। मींस एक टेस्ट रहेगा जिसके थ्रू आपका जो रैंक आएगा वो आप मॉडर्न मेडिसिन में भी जा सकते हैं, उसके बाद आप आयुर्वेदा में आ सकते हैं और उसके बाद आप फर्दर आगे भी बढ़ सकते हैं। अब इसमें ऐसा रहता है कि मॉडर्न आयुर्वेद में आने के बाद जो ये टेस्ट होता है
उसमें 15% जो सीटें होती है वो सेंटर से भरी जाती है। जी तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 85% सीटें जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है। स्टेट लेवल की होती तो है। वो काउंसलिंग जो है वो स्टेट लेवल पे जो उसकी ऑथराइज एजेंसी होती है, जैसे हमारे हरियाणा में श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी जो है हाँ जी उसकी नोडल एजेंसी है जो जी एडमिशन करवाती है पूरे हरियाणा की। जी। तो उसके थ्रू जो एडमिशन होंगे 85% सीटें जो है उसकी भरी जाएगी। तो मीन्स 15% राइट जो है वो आपका सेंट्रल लेवल पर रहते हैं और जो 85% है वो स्टेट लेवल पर बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज बहुत बड़ा हमारा डाउट क्लियर हुआ। आई थिंक सो पहले ये चीज नहीं थी, ये अब ही एप्लीकेबल हुआ है जी, कुछ टाइम से ही। ये हो गए इसको, ये 2000 मैं बात करूँ 2017 के बाद से जी ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आई है और उसके बाद से ये सिस्टम बना है। तो धीरे-धीरे ये इसकी एक नेशनल एजेंसी रहती है हम्म, जो केवल जो बीएमएस बच्चों को 12th के बाद में बीएमएस में एडमिशन देती है। जी और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो करना चाहता है बाद में, तो उसके लिए भी अलग से इसी तरह से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, ओके और फिर वो आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। ठीक। तो हमारा ये टेस्ट हो गया, इसके बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं? क्या इसमें भी डिग्री डिप्लोमा अलग अलग कोर्सेज रहते हैं? तो ये जो कोर्स है एडमिशन के बाद में, ये 5.5 साल का कोर्स रहता है बीएमएस का, और इसमें 4.5 साल की उनकी टीचिंग होती है जी और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, ठीक है जिसमें 6 महीने उन्हें आयुर्वेद में प्रैक्टिस करनी होती है और 6 महीने ट्रेनिंग देनी होती है मॉडर्न साइड की। तो ओके ऐसे दोनों फील्ड की ट्रेनिंग उनके पास होती ओके। है ना। और आज वो जो स्टूडेंट बीएमएस करके निकलता है उसको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों की जानकारी होती है। अच्छा, तो ये 4 सालों का, जैसे आपने 4.5 सालों का ड्यूरेशन बताया स्टडी का, हम्म। हाँ, तो जो आप बता रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, उसकी भी स्टडी करते हैं पहले 4.5 सालों में? जी, बेसिकली जो हमारा करिकुलम है आयुर्वेद का, वो करिकुलम में आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को कंबाइन करके क्लब करके और कोर्स यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके। तो स्टूडेंट जो है जो डे फर्स्ट से ही आयुर्वेद और मॉडर्न जो है साथ लेके चलता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, अगर हमें डिग्री करनी है बीएमएस में कि हम सिर्फ ये आयुर्वेदा का ही पढ़ेंगे, आप मॉडर्न मेडिसिन को भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक सो इससे आपकी फील्ड और वास्ट हो जाती है सर। जी बिल्कुल, एक्चुअल में पहले ऐसा था कि जो संस्कृत पढ़ता था वही, ऐसी भी धारणा थी कि संस्कृत पढ़ने वाले ही आयुर्वेद में जाते हैं। जी लेकिन मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस, क्योंकि बेसिकली ये मेडिसिन थेरेप्यूटिक फील्ड है, तो इसमें दोनों ही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी आपको करंट नॉलेज भी चाहिए, तो आपको आपकी बेसिक जो है, जो आपको वेदों से मिली है वो नॉलेज भी चाहिए। तो डे फर्स्ट से ही हम स्टूडेंट्स को मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों को साथ दोनों लेकर के को। पढ़ाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले वो एनाटॉमी पढ़ते हैं मॉडर्न के अंदर, तो जी हमारे यहाँ भी रचना शरीर वो सब्जेक्ट है, ठीक है उसमें आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। जी मॉडर्न में हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्रिया शरीर है। जी तो वही जो कोर्स, जो सारे सिस्टम जो पढ़ाया जाता है एक बॉडी को समझने के लिए, उसकी बीमारियों को समझने के लिए, हाँ जी। उनकी चिकित्सा के लिए, तो वही सब चीज़ें आयुर्वेद में भी है। और उन दोनों को साथ लेके पढ़ाते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई स्टूडेंट पिछड़ जाए कि भाई आज के समय में जो चीज़ें चलती है वो उसे पता ही उसको ना पता हो। नहीं है। राइट, तो ये तो बहुत अच्छी चीज इम्प्लीमेंट हुई है कि दोनों चीजों की हमारे पास नॉलेज होगी। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आपका आयुर्वेदा के भी साथ में आप लोग लेकर चलेंगे, तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो जैसा आपने बताया कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपका 4.5 साल का रहेगा डिग्री के लिए, और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड होगा। तो ये 5.5 का आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा डिग्री के लिए, राइट? जी। तो इसमें आपकी डिग्री अगर हो जाती है, जैसे आप अच्छे से पास आउट हो जाते हैं, तो इसके बाद सर क्या स्कोप है? क्या हमें मेडिकल फील्ड में ही जाना है? क्या हम डॉक्टर लाइन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर कोई और फील्ड भी रहती है? देखिए, अब जैसे आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने एक बताया डिग्री कोर्स है। जी इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट है जो अगर डिग्री कोर्स करने की कंडीशन में नहीं है, या वो इतना समय नहीं दे पा रहा है किसी भी वजह से, अपनी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से भी, तो उसके अलावा भी जैसे फार्मेसी होती है आयुर्वेद में, जी तो डी फार्मेसी का कोर्स होता है, तो वो 2 साल का होता है, 2 साल का। तो वो करके अपना डी फार्मेसी में फार्मेसी असिस्टेंट बन सकता है, ओके फार्मासिस्ट बन सकता है। जी तो ये भी एक फील्ड फील्ड रहता है रहेगी, उसको हाँ आगे जी। बढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर योगा नेचुरोपैथी का कोर्स चल रहा है। ओके इसके अलावा पंचकर्मा अटेंडेंट का कोर्स चल रहा है। अच्छा तो कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जैसे कि इसके अलावा अब मैं बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर में, वहाँ पर ब्यूटिशियन का कोर्स होता है आयुर्वेद में। आयुर्वेदा में भी जी, ब्यूटिशियन होता है? आयुर्वेद में ब्यूटिशियन का कोर्स है। आयुर्वेद के अंदर आप देखेंगे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का कोर्स है। ओके जी, इसके अलावा साथ में आप वृक्ष आयुर्वेद है ना, आयुर्वेदा कुकिंग। तो ओके ऐसे कई सेक्टर हैं जिनके अंदर आयुर्वेद की शॉर्ट टर्म कोर्स करके
और बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। वही तो सर, हमारी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड रही है अभी तक, कि हमें लगता था कि आयुर्वेद क्या है, कि हम जैसे पहले मूवीज में भी देखते थे कि वैद्य होते थे जो वो सिर्फ नाड़ी देख के चीजें बता देते थे, वो हमारी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो आपने जैसे बताया कि इसके जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है, जैसे कि आपका ब्यूटिशियन का भी है, फूड में भी आप जा सकते हैं, या आप फार्मेसी लाइन में भी जा सकते हैं। तो इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, राइट। तो जैसे हमारी यूजी कंप्लीट हो जाती है बीएमएस से, उसके बाद क्या हमारे पास जॉब इजीली अवेलेबल हो जाती है? देखिए 5.5 साल का कोर्स करने के बाद ये स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं रहता है कि भाई उसको जॉब करने की ज़रूरत है या उसको कहीं परेशान होने की आवश्यकता है। ओके। क्योंकि मेडिकल फील्ड अभी भी आज भी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 60 जनों के ऊपर, या अगर 60,000 लोगों की बात करूं तो 60,000 लोगों पर एक चिकित्सक है। तो इतना ड्यूरेशन कम है कि हम आज सबको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमें कोशिश करनी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएं, चिकित्सकों को प्रोवाइड कराएं, ताकि हर एक बंदे को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। तो इसी प्रयास को लेके आयुष मिनिस्टर ने इस पर कोशिश करी है। तो हर साल वैकेंसीज निकलती है और मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती है। हरियाणा में भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी पेंडिंग में है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो 500 के ऊपर की कुछ वैकेंसियां हमें सुनने में आई है। तो हर साल इस तरह की वैकेंसियां निकलती थी, जिससे कि बीएमएस करने के तुरंत बाद में बच्चा जो है वो एक चिकित्सक बन सकता है, जो उसको ट्रेंड किया गया जिसके अलावा सर्जन बन सकता है वो। ठीक है, अलग अलग कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं आजकल, उसमें भी आयुर्वेद के अंदर उन्होंने अगर आयुर्वेद फील्ड से किया है तो आयुर्वेद की कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे आप जानते हो आचार्य सुश्रुत जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर वो आगे बढ़ता है, उसका अगर इंटरेस्ट है, तो आयुर्वेद के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के और वो अपना कैरियर बना सकता है। तो जैसे आपने बताया कि इसमें भी ब्यूटी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। हाँ। तो मॉडर्न और आयुर्वेदा की जो ब्यूटी फील्ड रहेगी मेडिकल में, तो इसमें क्या डिफरेंशिएट है? डिफरेंशिएट ये है कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, आयुर्वेद की जो प्रोसेस है वो कुछ अलग तरह की रहती है। हम जैसे अगर बात करें कि जो हम मॉडर्न साइड में अगर ब्यूटिशियन की बात करते हैं, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट देख करके उसको केवल लोकल एप्लीकेशन सजेस्ट की जाती है या फुल मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि अगर एक पर्सन जो है वो अंदर से साफ नहीं है, अगर उसकी बॉडी प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, तो वो आगे आगे बीमार पड़ता रहेगा। और टेम्परेरी अगर हम उसको लोकल मेडिसिन देंगे या लोकल एप्लीकेशन देंगे तो टेम्परेरी के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको उसकी आंतरिक शुद्धि की जाती है, जिसको हम रेजुवेनेशन थेरेपी कहते हैं, पंचकर्म प्रोसेस कहते हैं। तो कुछ जो उसके शरीर के हिसाब से जो उसकी डिजीज अकॉर्डिंग टू डिजीज है, उसको उसी तरह की थेरेपी सजेस्ट की जाती है, और साथ में फिर लोकल ओरल मेडिसिन भी सजेस्ट की जाती है। तो वो ओवरऑल उसका पूरा क्लीनिंग होती है, जिससे कि जो उसकी जो रिकरेंसी है डिजीज की वो आगे नहीं हो पाती। मीन्स ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में सिर्फ आउटर ब्यूटी के ऊपर वर्क किया जाएगा, वो इनर ब्यूटी के ऊपर वर्क किया जाएगा, तभी आपकी आउटर ब्यूटी एनहेंस की जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हम इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जैसे हमारे यूजी कंप्लीट हो गया, आपने बताया कि हमारे पास जॉब्स की कमी नहीं है इस फील्ड में, तो बहुत ही इजिली जॉब मिल जाती है स्टूडेंट्स को भी, अगर वो अच्छा काम करते हैं, तो अगर वो स्किल्ड होते हैं। तो साथ ही में अगर उन्हें आगे फर्दर स्टडी करनी है तो इसमें क्या स्कोप रहता है सर? अगर बीएमएस करने के बाद अगर उसको लगता है कि मुझे हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, तो इसके बाद दोबारा से उसे एक टेस्ट अपीयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ तक उसके बाद उसको सीधा एडमिशन मिल जाता है। अगेन जो आयुष मिनिस्ट्री है वो एक कोर्स एग्जामिनेशन जनरेट करती है ऑल इंडिया लेवल का, दैट इज़ AIPGT। ओके सर। तो ये ऑल इंडिया लेवल का PG एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें वो फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद में उसकी में रैंक जनरेट होती है। उस रैंक के हिसाब से वो सेम जैसे BMS में है, नीट का एग्ज़ाम है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ सीटें हैं। 15% जो है वो स्टेट सेंट्रल लेवल की है, और बाकी जो है वो स्टेट लेवल की है। तो इसके बाद में जब जो बच्चा जो है वो स्टेट लेवल अगर सेंट्रल लेवल पे आता है, और अगर उसकी रैंक नीचे रहती है, तो वो स्टेट लेवल पे फाइट करके और अपने स्टेट के अंदर जो भी उसके कॉलेजेस अलॉटेड है वहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है PG के लिए, हायर कोर्स डिग्री। तो मीन्स हमारे PG के बाद ज़्यादा स्कोप रहता है सर इसमें अच्छी जगह पर जाने के लिए? BMS करने के बाद में उसके पास एक लाइन रहती है कि वो एक फिजिशियन बन करके जा सकता है, एक चिकित्सक बन सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है। लेकिन अगर उसको अगर हायर स्टडीज़ करनी है, एजुकेशन लीडर बनना है, एक एजुकेटर बनना है, तो उसको फिर थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है।
तो हमारे यहाँ जो बेसिकली जो टीचर बनते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। पीजी करने के बाद ही वो टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं और वो टीचर बन सकते हैं। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई करके तुरंत डायरेक्ट टीचर बन जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं ये है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का कोर्स होता है ओके, और बीएमएस के बाद में उसको पीजी करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता वेट है। करना पड़ता उसमें उसको किसी एक विषय के अंदर उसको पारंगत किया जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन उसका किया जाता है। ओके, तो उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए वो जो भी फील्ड चाहता है, वो क्लिनिकल फील्ड चाहता है, पैरा क्लिनिकल चाहता है या प्री क्लिनिकल चाहता है, वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट मिल जाता है जाएगा। और 3 साल फिर वो उसी के अंदर मेहनत करता है। जी, ठीक है। और जैसे अदर हायर डिग्रीज में होता है, वो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर अपना वर्क करता है और उसी के हिसाब से उसका साथ में ड्यूरेशन भी चलता रहता है। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, पहले ऐसा होता था कि आपने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद तुरंत आपका एडमिशन हो हाँ गया जी, ना, या आपने जॉब पकड़ ली। जी, बट यहाँ भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन के लिए या उसको फिल्टर करने के हाँ लिए जी, एक एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट उन्होंने दे दिया, ओके। जिसको हम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं। एग्जिट टेस्ट, जी। ओके, एग्जिट टेस्ट के बाद में वो जो स्टूडेंट है वो अपने आप को वापस से रिफाइन करता है, ओके, अपनी नॉलेज को रिफाइन करता है। उसमें उसको पूरी नॉलेज दी जाती है कि कैसे टीचिंग करानी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बेसिकली फोकस होता है कि वो अगर स्टूडेंट जो है वो स्पेशल हो जाए किसी एक सब्जेक्ट के हाँ अंदर, जी, हाँ जी, एक फील्ड के अंदर। जी, तो वहाँ पर उसकी तरह से उसको एक, जैसे कहते हैं कि उसको जैसे तराशा जाता हाँ जी, है ना, एक हीरे की तरह तराश करके, और फिर उसको फिर बाहर निकाला जाता है, ताकि वो अब उसके पास दोनों फील्ड है, उसके पास चिकित्सा का ज्ञान भी है और उसके बाद अब टीचिंग का उसका एक्सपीरियंस भी है, उसके पास सारी नॉलेज है। तो अब वो जाकर के स्टूडेंट्स को अच्छे टीच से कर समझा सकता है हम्म। और उस एक अच्छे फिजिशियन तैयार कर सकता है। ऑफ कोर्स, मतलब इसमें टीचिंग ऐसा नहीं है कि इजीली हम लोग टीच कर सकेंगे या इजीली टीचर बन सकेंगे, नहीं। एक टीचर भी वही बन पाएगा जिसे उस फील्ड की, पर्टिकुलर फील्ड की पूरी अच्छे तरह से नॉलेज होगी, राइट। जी। तभी आपने जैसे बताया कि इसमें बहुत स्पेशल एग्जाम है, जैसे एग्जिट एग्जाम है, तो उसमें भी उसको ही एनालिसिस किया जाता होगा कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, उन्हें प्रॉपर डिटेल्स पता है या नहीं है, तभी वो अपने आप को साबित कर पाएंगे एज अ टीचर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सबको सर ने बताया कि आप अगर पीजी करते हैं बीएमएस के बाद, तो आपके पास 2 फील्ड रहेंगी। इवन फील्ड तो वास्ट हो जाते हैं, बट 2 मेजर फील्ड रहेगी जिसमें आप चिकित्सक भी बन सकते हैं और एक अध्यापक भी बन सकते हैं, राइट। तो सर, अध्यापक की बात आई है तो आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं, राइट। जी, तो सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि आपने क्यों और कब डिसाइड किया आयुर्वेदा में आने का? देखिए, मैं बेसिकली मेरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। मेरी मदर जो है वो आयुर्वेदिक फिजिशियन है। ओके, वो भी पिछले साल ही रिटायर हुई हैं। मेरे फादर हैं वो आयुर्वेद फील्ड से जुड़े हुए थे, जो यहाँ का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, हाँ जी, जो पूरे नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ उसमें वो उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। तो आयुर्वेद से मेरा जुड़ाव बचपन से था। जी, और जो छोटी-मोटी चीज़ें हम घर में देखते हैं कि भई अगर छोटी बहुत बीमारी हुई तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हल्का-फुल्का घर की कुछ दे दवाई करके, से, हाँ घरेलू जी, दवाइयाँ दे करके, जी, और वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट लगा कि भई मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए। उस समय तक मैं एलोपैथी के बारे में बस थोड़ा बहुत, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते थे, उतनी हाँ जी, जानकारी हाँ थी। जी, लेकिन जब ये फील्ड मुझे लगा कि हाँ, अगर हम घरेलू इलाज करके ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो इससे तो फिर बेहतर क्यों क्या ना होगा? इसके बारे में और पढ़ा जाए हाँ और जी, हाँ समझा जी, जाए। जी, तो वही प्रोसेस से हम लोग गुजरे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और एंट्रेंस एग्ज़ाम करके हमने फ़ाइट किया, उसके बाद बीएमएस में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद में हमने बीएमएस कंप्लीट करी और इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आज 13 साल की टीचिंग के बाद आपके सामने मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट आपने हासिल की है सर। तो आप चिकित्सक की फील्ड में क्यों नहीं गए? आपने अध्यापक का ही फील्ड क्यों चूज़ किया सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे चिकित्सक बनना है तो मैं अगर बच्चों को पढ़ाते हुए भी वो चीज़ कर सकता हूँ। जी, आज अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो मेरे पास दोनों फील्ड हैं। जी, मैं एक अध्यापक भी हूँ, और अध्यापक, जो मेरा ऐसा मानना है कि जो अध्यापक है उसके जितने कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो जितना अच्छे से चिकित्सा कर सकता है उतना एक बीएमएस चिकित्सक नहीं कर जी, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि वो 3 साल जो एक्स्ट्रा उसको दिए जाते हैं, वो 3 साल इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपनी चीज़ को और अच्छे से समझ सके। जी, अपने फील्ड को, जिस फील्ड में भी वो चिकित्सक, वो एमडी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको और अच्छे से समझ सके, एक्सपर्ट हो जाए अपने फील्ड एक्सपर्ट में। हो जाए उसके जी, अंदर। तो वो स्पेशलाइजेशन जो बात है, वो स्पेशलाइजेशन के बाद आज मेरे पास दोनों चीज़ें हैं कि मैं चिकित्सा भी कर रहा हूँ। आज हमारी ओपीडी भी रहती है, हाँ जी, मेरी 2 दिन ओपीडी रहती है, मंडे ओके ट्यूसडे, सर। हमारे इंस्टीट्यूशन के जो हॉस्पिटल है उसमें। और इसके अलावा मुझे टीचिंग का भी रहता है। इसके साथ में मेरा जो शौक़ है वो पढ़ाने का था। तो मेरे को ये था कि अगर मैं
मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं आगे भी ज्ञान दे सकूँ। हाँ जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है, और उसको अगर आप बांध के रखोगे तो आपकी नॉलेज खत्म हो जाएगी, खत्म हो और जाएगी अगर आप उसको फैलाओगे तो वो तो वो और औरों को बढ़ेगी भी नॉलेज मिलेगी और आपका नॉलेज भी और बढ़ेगा। एनहेंस तो करेंगे। वही सोच रख करके मैंने टीचिंग और आयुर्वेद जो मैं ये फील्ड जी, चुना। मुझे तो और बहुत। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कि आप 2 ही फील्ड, जैसे आप बता रहे हो 2 फील्ड नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे फील्ड सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। जी। ठीक है। सो जैसे कि हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या फील्ड जैसे रहेगी? जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपने अगर द्रविड़ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए जो फार्मा सेक्टर है वो खुला हुआ है। हाँ जी, आयुर्वेद की जो भी मेडिसिन बनती है, जितनी भी फार्मेसीज़ हैं, उनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आपने अगर पैथोलॉजी में ये किया है, पोस्ट जी, ग्रेजुएशन जी, करी है, तो आप अपना पैथ लैब डेवलप कर सकते हैं। जी। तो इसी तरह से योगा हो गया, हुँ। तो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर उसमें आप एमडी करिए तो योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, योगा के बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, हाँ जी। ठीक है, नेचुरोपैथी हो गया, ये सब चीज़ें हम उसमें करवाते हैं। हुँ। तो उसके बाद वो अपना करियर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का उसमें बना सकता है। जी, ठीक है, आपने काय चिकित्सा में या पंचकर्मा में करी है, तो आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर्स पे या काय चिकित्सा करिए तो मेडिसिन पे आप अपने फील्ड में जा सकते हैं। आप चिकित्सक भी बन सकते हैं, और आप अगर टीचिंग करना चाहें टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, हाँ जी। ठीक है ना? तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आजकल की जाती है। इसी फील्ड के आयुर्वेदा अंदर, के हाँ लिए? जी, आयुर्वेदा में अच्छा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ओके। होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होता है। जी, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है आयुर्वेद के अंदर जो आज अछूता है। ड्रॉप रह गया है। हाँ जी। जॉब हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है। आप चाहे आप सिविल सर्विसेज में चली जाएँ। जी, सिविल सर्विस की मैं बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी लोग हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ओके। उसमें भी सिलेक्शन लेते हैं। जी, पहले आयुर्वेद का कोई सब्जेक्ट उसमें ना नहीं होता था, लेकिन आजकल आयुर्वेद के सब्जेक्ट भी उसमें ऐड कर दिए। ओके। तो जो आयुर्वेद का स्टूडेंट है वो भी अगर चाहे तो सिविल सिविल सर्विसेज की तरफ भी सर्विसेज। जा सकता है। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप कह रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत लिमिटेड ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसा आयुर्वेदा ही वास्ट है तो इसके लिए जो आगे आपकी फील्ड रहेगी ये बहुत ज़्यादा वास्ट रहेगी। तो हम एक्सपर्ट से जैसे ये चीज़ें जान रहे हैं, तो सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं तो उसमें हमें सैलरी कितना गेन हो सकती है? एज़ मतलब अगर एक फ्रेशर जा रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, अगर वो प्राइवेट, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों फील्ड रहते हैं सर? देखिए दोनों फील्ड है, उसके अंदर वो अपना करियर बना सकता है, ये डिपेंड करता है। जैसे हर फील्ड के अंदर स्किल पर्सन जो है उसकी डिमांड रहती है। हाँ जी। जैसे आयुर्वेद में भी स्किल्ड पर्सन है, उसकी डिमांड रहेगी। जी, अगर उसके पास स्किल है तो वो कहीं भी सेक्टर में अपना अच्छा करियर बना सकता है और अच्छी सैलरी ले सकता है। जी। अगर मैं बात करूँ एक एमडी फिजिशियन की, एमडी टीचर की, तो एंट्रेंस लेवल पे ही वो 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से उसको ले सकता है। ओके। इवन तो अगर हमें बात करूँ यहाँ की, हमारे हरियाणा की, तो हरियाणा में जो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी है, हमारे पीजी स्कॉलर जो है हाँ वो जी। 40 से 50 हज़ार तक की स्टाइपेंड लेते हैं ड्यूरिंग ओके, कोर्स। ओके, ये तो इसके बहुत। बाद में जब वो निकलते हैं जी, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आसानी से वो कहीं भी अर्न कर अर्न सकते कर हैं। सकते हैं। तो ये बेसिक है। इसके बाद जैसे-जैसे उनको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, वैसे-वैसे उनकी सैलरी में हाइक होता जाता है। ओके, ठीक है? और जैसे जॉब में गए तो जॉब में जाने के बाद हमारे यहाँ पे 5-5 साल का गैप से प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। ओके सर। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, हाँ उसके जी। बाद प्रोफ़ेसर, जी, तो हर लेवल पे उनकी सैलरी जो हाइक होती रहती है। ओके सर। तो अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। मीन्स स्केल भी काफ़ी अच्छा है। जैसा आपने बताया कि स्टाइपेंड ही बहुत अच्छा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आपने हमें बताया ड्यूरेशन के बारे में, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, फील्ड्स के बारे में। स्कोप मीन्स बहुत ज़्यादा है हमारा आयुर्वेदा का। तो हमारी जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि मेरी खुद की जानकारी बहुत ही लिमिटेड थी इस पर्टिकुलर फील्ड में, और आपसे जानकर, आपसे बात करके मेरी खुद की नॉलेज भी इसमें एनहेंस हुई है। तो एज़ अ जर्नल पर्सन, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ हमारे देश के आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अगर आप एज़ ए फ़िज़िशियन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम आयुर्वेद को अपनाएँ, जी, तो आयुर्वेद को अपनाएँ तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ जी, और अगर आयुर्वेद को अपना करके हम अपने को स्वस्थ रखेंगे तो एक पर्टिकुलर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहेगा। हाँ जी, हम अपने आप के साथ में अपने पड़ोसियों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाइए। जी, तो हमें बीमार होने की कंडीशन भी नहीं रहेगी, हम बीमार भी कम से कम होंगे, जी, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये एक आम आदमी से यही मेरी अपील रहती है कि आयुर्वेद को जितना ज़्यादा अपना सकते हैं, हम उतना ही उसको, उसके इन सिद्धांतों को अपनाएँ।
उसको हम साथ लेकर के चले। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान नहीं है, सबसे पहले वो एक जीवन जीने का तरीका है, वो जी। जीवन शैली को समझने का तरीका है। जी। तो अगर हम उस जीवन जीने के तरीके को अगर अपनाएंगे तो हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकेंगे और अपने देश को भी हम आगे आगे बढ़ा बढ़ा सकते सकते हैं। हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है, एक बहुत बड़ा जो सरकार का जो बजट है, वो केवल और केवल बीमारियों को ठीक करने में जाता है, बीमारियों के बिल्कुल, इलाज में खर्च होता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो अगर हम इस चिकित्सा को अपनाएंगे, इस सिस्टम को अपनाएंगे आयुर्वेद को, तो हम सरकार की इस तरह से मदद कर सकते मदद हैं, कर अपने देश की सकते हैं। मदद कर सकते हैं। तो सरकार, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमें खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि जो सरकार का बहुत सा एक्सपेंस होता है मेडिकल पर किया जाता है उसको हम कम कर सके, मे बी वो चीज कहीं अच्छी जगह पर यूटिलाइज हो जाए, राइट। तो सर अगर मैं बात करूं कि जब मैं छोटी थी कि हाँ हम लोगों ने सुना था इस चीज के बारे में, घर पर घरेलू उपचार जरूर किए जाते थे पर ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट कुछ सालों से इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है, इसको और ज्यादा एनहेंस किया जा रहा है। तो आज के टाइम पे करंटली क्या किया जा रहा है इसको और ज्यादा एनहेंस करने के लिए? देखिए, कुछ समय तक ऐसा माना जाता था कि आयुर्वेद जो है वो केवल और केवल जड़ी बूटियों की साइंस हाँ है। जी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। जड़ी बूटियां जो है वो पेड़ पौधों की कहीं से निकाल करके हाँ लाते जी। हैं और उसको पीस करके दे देते हैं, हाँ, और या वो, फिर लगा देते हाँ, हैं, बस ठीक हो जाता है वो इंसान। केवल तीर या तुक्का होता है कि भाई वो लग गया तो ठीक है, इलाज हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो भगवान भरोसे है। जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चिकित्सक होते थे पहले भी और आज भी, वो पूरा सोच समझ करके रोगी की शरीर के बारे में पूरी जांच करके, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम हर शरीर को अलग अलग मान के चलते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर 3 तरह के शरीर बताए गए हैं, एक वात से प्रकृति से वाला, एक पित्त प्रकृति वाला, एक कफ प्रकृति वाला। जनरली हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने कुछ गर्म चीज़ खा ली तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती हाँ है जी। ना, मेरे शरीर में परेशानी हो जाती है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर में हमेशा दर्द रहता है। हाँ जी। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ऐसा लगता है कि मैंने हल्का सा ठंडा ले लिया तो मैं बीमार हो हाँ गया। जी, बिल्कुल। तो हर शरीर अलग अलग है। हम्म। आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि हर बॉडी जो है वो अलग अलग व्यवहार करती है, तो उसी के अनुसार सोच समझ करके उसको दवा देनी पड़ती है। हाँ जी। अगर हम बात करें अगर मॉडर्न मेडिसिन की, तो हम ये मानते हैं कि अगर कहीं बुखार हुआ है, कहीं दर्द हुआ है, तो हमें एक दवा दे करके और ठीक हो उसको जाएंगे। सभी को ठीक कर हाँ सकते जी। हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत नहीं है। ओके। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर एक दवा आपको अच्छी अगर फ़ायदा कर रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे भी फ़ायदा करेगी। ओके। तो इसलिए, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति अलग है, मेरे शरीर की प्रकृति अलग जी। है, तो अगर हम उन सबको ध्यान रखते हुए अगर चिकित्सा करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। हाँ तो जी। यही सब बातें सोच करके और आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो समय लेता है। दूसरी बात आती है कि ये कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है बहुत देर से असर करता हाँ जी, ये तो है ना? बहुत सुनने में उसमें आता है। परहेज़ बहुत होता हाँ है। जी। तो परहेज़ के लिए मैं ये बताऊँगा कि जैसे आयुर्वेद जो है वो जीवन जीने का तरीका है। अब आपके शरीर में बीमारियाँ क्यों हुई है? बीमारी होने के बाद हमने उसको दबाया, वो एक अलग बात है। हाँ जी। लेकिन आपके शरीर में बीमारियाँ हो ही नहीं, ऐसी अव्यवस्था अगर हो जाए, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत जरूरत ही नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। तो वही चीज़ आयुर्वेद लेके चलता है। हमारे यहाँ जो परहेज़ को पहले बताया जाता है कि आप ये चीज़ ना खाएँ, हाँ जी। क्योंकि ये आपके शरीर को सूट नहीं करता है, आपके शरीर के ओके। लिए ठीक नहीं ठीक है। नहीं है। अगर हम उन चीज़ों से बच के रहेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जी। अगर हम चला कर के उन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो हम बीमार पड़ेंगे। जी। तो यही इसीलिए हम बीमारियों के साथ में परहेज़ भी बताते हैं दवाइयों के साथ में, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो ठीक हो जाए। जाए। और अगर एक अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होता है, वो अगर ठीक होने के बाद अगर उन परहेज़ को ध्यान में रखता है, हम्म। तो बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें उनको दोबारा से बीमारी वापस हो। नहीं लौटती है। जी। तो इसीलिए क्या है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब आयुर्वेद से जब चिकित्सा करवाते हैं, तो बीमारियाँ जो है वो दबाई नहीं जाती है। हाँ जी। हाँ कि जी। कई बार हम देखते हैं कि हमने कुछ समय तक दवाई खाई और मेडिसिन खाने तक तो हम ठीक रहे, उसके लेकिन बाद जैसे ही दोबारा से। मेडिसिन बंद करी, हाँ वो जी। वापस बीमारियाँ जी। वापस आ गई। तो उसमें आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि दवा ऐसी हो जो आपकी बीमारी को ठीक करे और नई बीमारी को नहीं नहीं पनपने होगी। दे। जी। तो इसी सिद्धांत के आधार पर वो मेडिसिन आपको दी जाती है, चिकित्सक आपको देता है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा समय लेगा ठीक होने में। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी आयुर्वेद के पास आए हो। हाँ जी। जनरली बेसिकली क्या होता है कि जो एक रोगी होता है, वो जैसे उसको बीमारी होती है, वो सब तरफ से इलाज करा लेता है। हाँ। वो एलोपैथी पे भी जाएगा, वो होम्योपैथी में भी हाँ जाएगा, जी। वो अदर फील्ड में भी जाएगा, वो जहाँ भी उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन मिलेगी, वो सब कहीं फील्ड में मिलेगी, चले सब जगह इलाज जाएंगे। जी। कराएगा। लेकिन जब कहीं से भी उसको आराम नहीं मिलेगा, तब वो लौट करके आयुर्वेद की तरफ आयुर्वेद आता में। है हाँ कि अब जी। लास्ट होप जो है वो आयुर्वेद है। अब उसको पता है कि कहीं कुछ इलाज में बचा नहीं है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जब वो 2 साल तक, वो 3 साल तक वो बीमारी लेकर के अपने शरीर में चल रहा है, तो उसको निकलने में
जादू की छड़ी तो होगी हाँ नहीं, जी, हाँ जी, समय तो लगेगा। समय तो लगेगा, 2 साल जो उसने अपने शरीर को बिगाड़ लिया है, जो डैमेज उसकी किए, परंपरा बिगड़ गई है, जो डैमेज हो चुका है, उस डैमेज को कंट्रोल करने में समय लगेगा। समय लगेगा। तो उस समय फिर ये कहा जाता है कि नहीं, आयुर्वेद तो बहुत समय तय हाँ है। जी, आप अगर जल्दी आ जाएँगे बीमारी को लेकर के, तो या जल्दी ठीक परहेज हो जाएगा। करेंगे। जल्दी आ जाएँगे, परहेज़ करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप देर से आएँगे, कुपरहेज़ करेंगे, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। उसके जी, लिए आप किसी भी पैथी को अपना लो, जी। वहाँ पे सभी जगह ये रिज़ल्ट होता हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। जी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ सर ने बताई कि हमें जनरली ये सोचा जाता है कि आयुर्वेदा बहुत लेट असर करता है, तो उसमें फ़ॉल्ट हमारा ही है। हम जाते हैं पहले दूसरी फ़ील्ड में कि हाँ, वहाँ से ठीक हो जाए, 1-2 मेडिसिन लेकर ठीक हो जाए और हमें परहेज़ ना करना पड़े। बट आयुर्वेदा में सबसे पहले दवाई से भी पहले परहेज़ है कि आपका लाइफ़स्टाइल अगर अच्छा होगा, तो ही आपकी दवाई भी असर करेगी। अगर आपका लाइफ़स्टाइल ही अच्छा नहीं है, तो दवाई भी असर कम करेगी। तो जितना जल्दी हम ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं आयुर्वेदा को, उतना ही जल्दी हमारे ऊपर अफेक्ट होता है। तो मैं इसमें ये भी हाँ जी, बताना ऐड करना चाहूँगा कि आप जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो सरकार जो इस बारे में क्या हाँ जी, प्रयास कर रही इनिशिएटिव है हाँ जी, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हाँ, जो सरकार है, चाहे किसी भी कोई भी सरकार आती है, वो अपने यहाँ पर चिकित्सा पद्धतियों को पूरा प्रयास करती है बढ़ावा देने का। और इसी तरह से यहाँ जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने का बहुत प्रयास जी किया है। बिल्कुल। आयुर्वेद के फील्ड में जो कमियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कहा जाता था कि इसमें कोई रिसर्च नहीं होती हाँ है, जी, ये बिल्कुल। रिसर्च बेस्ड नहीं है। हाँ जी, तो आज आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कोई भी हमारा सेक्टर है, उसमें रिसर्च की कहीं कमी नहीं है। जी। डे बाय डे रिसर्च बढ़ता जा रहा है, हर मेडिसिन पे रिसर्च हो रहा है। हुँ, हुँ। और रिसर्च सबसे पहले तो ये जो हमारे जो वेद है, वो ही अपने आप में एक रिसर्च है, बिल्कुल, एक रिसर्च बिल्कुल। गाइड है, रिसर्च बुक बिल्कुल, है। इसमें जो भी सब नॉलेज है, वो सब रिसर्च अनुसंधान के बाद में ही सब चीज़ें जोड़ी गई है। जी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बेकार है। बट उसके बावजूद भी हमें, चूँकि वर्तमान समय में उसको अपने आप को साबित करना होता है, चेंज तो करना। इसलिए अभी जो रिसर्च चल रही है, वो भी आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद के हर फील्ड में, आयुर्वेद के साथ में अदर जो सिमिलर पैथीज़ हैं, उनको कोरिलेट करके, हाँ जी, उनको क्लब करके बहुत अलग-अलग तरह की रिसर्च चल रही है। और आयुर्वेद में भी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और जामनगर जो है, जामनगर में जो इंस्टीट्यूट है, जी। गुजरात गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, उन सब के और सीसीआरएस जो रिसर्च हमारा जो विंग है हाँ जी, आयुर्वेद का, उन सभी के कोलैबोरेशन से 3 महीने का एक रिसर्च कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके। तो डेली उसके अंदर लेक्चर्स होते हैं, जी, जिसमें आयुर्वेद से रिलेटेड भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। हाँ जी, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, जो एक बेसिकली एक रिसर्चर को एक रिसर्चर के टूल किट के रूप में हाँ काम में जी, आती है। बिल्कुल। तो ये जो सेक्टर है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को ग्लोबल लेवल पर हम किस तरह से लेकर एस्टेब्लिश कर जाएँ। सकें। हाँ जी, जहाँ पर ये समस्या आती है कि भई मेडिसिन जो बनाते हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं रहता हाँ है, जी, उनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये सब भी जो कमियाँ थी, उनको दूर की जा रही है। और अब प्रॉपर वे में डाटा कलेक्शन किया जाता हुँ, है। हुँ। आयुर्वेद की अपनी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च जो भी होती है, हर मेडिसिन पे जो रिसर्च होती है, उनको कलेक्ट किया जाता हाँ है। जी, इवन तो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जो भी क्लिनिकल रिसर्च होती है, जो भी हम मेडिसिन की पेशेंट को देते हैं, उन सभी क्लिनिकल रिसर्च का एक डाटा जो है वो कलेक्ट होता है। जी, सीटीआरआई हमारी एक वेबसाइट है, हाँ जी, जिसके अंदर नेशनल लेवल पे सारा डाटा जो कलेक्ट होता है, और कहाँ क्या रिसर्च चल रही है, किस डिजीज़ पे रिसर्च चल रही है, कौन सी वो मेडिसिन पे सब रिसर्च चल उसमें रही है, एंटर वो सारी चीज़ें उसके ऊपर कलेक्ट रहती है। ओके, और कोई भी व्यक्ति उसको जा करके और आसानी से देख देख सकता है सकते हैं। और उसको उसका लाभ उठा सकता है। तो रिसर्च तो पहले भी जैसे आपने बताया एक वो गाइड बुक ही है, वो हमारे पुराने लोगों ने पूरा रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करके उसमें एंटर किया है डाटा। बट इश्यू ये था कि उन्होंने इतना जल्दी ये हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे ऑप्ट नहीं किया था। बट आप जैसे बता रहे हैं सर कि राइट नाउ हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं आयुर्वेदा में कि वो हम ग्लोबली इसको प्रेजेंट कर सकें। मीन्स आपका जो डाटा है सारा कुछ इजीली अवेलेबल है, बच्चे उसे कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे उसे पढ़ सकते हैं और आप अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं। जी। तो सर अगर हम बात करें कुछ सालों से, लाइक आप बात करें कि 10 सालों से आप देखें कि योगा को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ग्लोबल लेवल पर योगा को कितना बढ़ावा दिया गया है। कितने ज़्यादा आपके रिकॉर्ड्स बन चुके हैं योगा के लिए। तो ऐसे ही आयुर्वेदा के लिए क्या आज हम ग्लोबली इसको कितना किस वे में प्रेज़ेंट कर रहे हैं ग्लोबली? देखिए सबसे पहले तो आयुर्वेद के बारे में कहा जाता था कि एक
मिथ कहेंगे कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है वो नुकसान नहीं करती है, हाँ जी। या आयुर्वेद की दवाइयाँ आप कैसे भी ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं है। होता। तो और ये चीज़ कहीं कुछ हद तक कई मायनों में सही भी थी और कुछ हद तक गलत भी थी, जी। क्योंकि साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं। अगर आप खाना भी गलत खाएंगे उसका और भी। अगर उसका पर्टिकुलर उसका प्रॉपर वे में उसका फॉर्मेशन नहीं हाँ होगा, जी। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला गलत होगा तो वो भी नुकसान हाँ करेगा। जी, तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। खाना भी नुकसान कर सकता है तो तो मेडिसिन भी दवाई भी नुकसान कर करेगी। सकती है, तो बिल्कुल। वो चीज़ को दूर करने के लिए अब गवर्नमेंट इस तरफ जो है वो फार्माकोविजिलेंस जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा चलती है। तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उनमें कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसका पूरा एक डाटा कलेक्शन होता है और ये सारा डाटा आयुष मिनिस्ट्री के पास जाता है ओके। कि कहीं पूरा ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर कहीं कोई किसी तरह का आयुर्वेद की मेडिसिन से कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होती हाँ है, जी। तो उन सभी का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए और आयुष मिनिस्ट्री उसको लेकर के और ये WHO के कोलैबोरेशन से उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद में उस मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट किसी वजह से हुआ है या उसमें किसी तरह की कोई कोई कॉम्प्लिकेशन कम। आई है ना? तो उस सभी कॉम्प्लिकेशन को या उसके साइड इफ़ेक्ट को समझा जाता है और उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएट है गवर्नमेंट की तरफ से कि ताकि आयुर्वेद की जो मेडिसिन के लिए ये एक अवधारणा थी कि भई इसमें किसी तरह का रिसर्च नुकसान नहीं है, नहीं है। हाँ ये जी। मेडिसिन कैसे भी यूज़ की जी। जाती है, इसको आप कैसे भी दे सकते हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई नुकसान हाँ नहीं है। जी। तो उस चीज़ को तोड़ते हुए आयुर्वेद के ऊपर अब इस तरह से काम हो रहा है ताकि ग्लोबल लेवल पे इसका एक्सेप्टेंस किया जा सके ओके। और इसके जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं, फ़ॉर्मूलाज़ उनको स्टैंडर्डाइज़ किया जा रहा है हाँ जी। कि एक फ़ॉर्मूला अगर मैंने एक दवा बनाई है, अगर मैंने लक्ष्मी विलास रस बनाया है, तो ये लक्ष्मी विलास रस जिस तरीके से बनना है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर उसी तरीके उसी से बने। तरीके तो से इसी तरह से फ़ॉर्मूलाज़ को भी स्टैंडर्डाइज़ किया जा रहा है, सैनिटाइज़। ओके। जिससे कि आज इंडिया में बैठा व्यक्ति भी उतना ही लाभ ले सके उस मेडिसिन का और बाहर और बाहर बैठा। बैठा व्यक्ति भी उतना जी। ही उसका लाभ ले सके। तो सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई फॉरेनर मिला हो, उसने ये आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज़्यूम की हो या नहीं की हो? उसका क्या रिएक्शन था इसको लेकर? कभी ऐसा किसी से डिस्कशन हुआ है किसी देखिए, फॉरेनर से? अब इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि मेडिकल टूरिज़्म जो है आप अगर जानते हैं तो मेडिकल टूरिज़्म वाला जो फ़ील्ड है वो आयुर्वेद में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेडिकल टूरिज़्म? जी, वाओ! और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी कुछ लगभग शायद कल या परसों की बात है, हमारे जो एपेक्स बॉडी है न NCISM, जी। उसने एक सर्कुलर जारी किया है और उसने एक कुछ जो आयुर्वेदा की फ़ील्ड में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सभी को और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी ये सर्कुलर जारी किया है कि वो अपनी कंसेंट दें हुँ, हुँ। कि आयुष मिनिस्ट्री जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आयुष वीज़ा जो है वो जारी कर रही है। आयुष वीज़ा? आयुष वीज़ा जारी कर रही आयुष है। वीज़ा क्या है सर? इट मीन्स जो बाहर के फॉरेनर्स हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जी। वो आयुष वीज़ा पर यहाँ पर आकर के और जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ जो इंस्टीट्यूशन है हाँ या जी। जो जो हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाँ उनके जी। अंदर आके अपना इलाज करवाएँगे। उनके लिए अलग ओके। से आयुष वीज़ा नाम से एक प्रपोज़ल दिया चल रहा है। ओके। तो वो सारा प्रपोज़ल पाइपलाइन में है और जल्दी ही ऐसा सिस्टम बनेगा कि कुछ सेलेक्टेड जो सेंटर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट बाकायदा उनसे कंसर्न ले रही है, फिर उनका पूरा सेटअप देखा जाएगा। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग वो सारी सेटअप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जी। जाएगी। फिर आयुष मिनिस्ट्री जो है, उसकी रिकमेंडेशन से ये आयुष वीज़ा जारी किया जाएगा। तो जो फ़ॉरेनर्स जाते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हैं, हुँ, वो हुँ। इसका लाभ लाभ उठाएँगे। उठा सकते हैं। तो अब जब इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ग्लोबल वाह! लेवल पर हाँ आयुर्वेद की जी। एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ रही कितनी है। ज़्यादा हो गई है। मीन्स ये किसी ने बोला होगा या वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे सेटअप हुई है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कमेटी ने ये डिसाइड किया होगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो ऐसे ही तभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आयुष वीज़ा भी जारी करेंगे। जल्दी ही इसके ऊपर भी हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इस सर ने आप बहुत ही अच्छी फ़ील्ड के बारे में बताई, मेडिकल टूरिज़्म, जो आज तक हमने नहीं सुनी थी आयुर्वेदा की फ़ील्ड में। तो जैसा सर आपने बताया कि ग्लोबली इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो अगर ग्लोबली हो रहा है ये सारा काम तो उसे हैंडल कौन कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनाइज़ेशन कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं? देखिए, हमारे जो पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वही सारा काम देखा करती थी, लेकिन 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हुँ। इनिशिएट किया कि भी आयुर्वेद का अलग से अपना एक मिनिस्ट्री होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो आयुष मिनिस्ट्री जो है वो हाँ जी, इंडिया में क्रिएट की गई। दिल्ली में यस। वो अपना काम कर रही है और आयुष मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर जो उसकी सारे जो ऑफ़िसर्स हैं वो इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसके अलावा CCRS है हमारा, है ना? रिसर्च रिसर्च विंग है
और भी जो बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, जी नेशनल इंस्टीट्यूट जो जामनगर में है, इंटरनेशनल जो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन मिल करके इस पे वर्क करते हैं। जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जी दिल्ली के अंदर, हाँ जी, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े BHU हुआ, ये सब मिल करके अपना काम कर रहे काम हैं कर रहे हैं। और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी अब मैं बात करूँ तो जैसे WHO भी इस तरफ ध्यान दे रहा है। WHO की एक विंग जो है वो इंडिया में भी सेटअप हुआ है और उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ाया जाए और आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर कैसे एक्सेप्टेंस दिलवाई हाँ जाए। जी तो जो आयुर्वेद के जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन सबको तैयार किया जा रहा है, उनको स्टोर करने की प्रोसेस देखी जा रही है, ठीक है। इसके साथ में आयुर्वेद की जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है उसके साथ में उसको ग्लोबल लेवल पर कैसे जो उनकी जो नॉर्म्स हैं हाँ उनके जी आधार पर तैयार किया जाए, जी जिससे कि उसकी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, फार्मूलाज है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो नहीं हो और साथ ही साथ उसको ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल उसकी जो मार्किंग होती है, जी GMP सर्टिफिकेट होता हाँ जी हाँ जी है ना, ISO सर्टिफिकेट होता है। तो ये सब जो सर्टिफिकेशन है वो उसको प्रॉपर वे में मिल सके और उसका कम से कम उसका नुकसान हो, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबल लेवल पर उसको वर्क एक्सेप्ट किया करने की जा रहा कोशिश है। की जा रही है। पहले ऐसा मानते थे कि आयुर्वेद जो है केवल प्रिवेंशन के तौर पे दे सकते हैं। हाँ जी आपको अगर बीमारी है तो आप और मेडिसिन दे रहे हो, हाँ साथ जी में आपने योगा दे दिया, योगा कह दिया उसको, तो ये एक प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंशन ठीक है। वो उसका क्योरेटिव पर्पज़ उसका नहीं होता था। हाँ जी लेकिन आज अगर आयुष मिनिस्ट्री के प्रयास से 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के अंदर आयुर्वेद जो है उसको मेन ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग में लिया जा रहा किया है। जा रहा है। तो ओके उससे आयुर्वेद को समझने का, आयुर्वेद को अपना काम करने का मौका मिल रहा है। जी नहीं तो वो साइड में रह करके एक दब प्रिवेंटिव जाता ट्रीटमेंट के रूप में बिल्कुल। रह गई थी। हाँ जी हाँ जी आप हमने कोरोना के समय में देखा, हाँ सबसे ज्यादा कोरोना तो कोरोना के टाइम पर ही लोगों को देखने को मिला है। बिल्कुल सर आप क्योंकि सही कह वो रहे हैं। समय ऐसा था कि उस समय जो बीमारी आई थी, कोविड आई थी, तो कोरोना के समय में ये पता नहीं था कि उसका इलाज कैसे हाँ होगा, जी उसकी कोई दवाई डेवलप नहीं थी। लेकिन उस समय भी आयुर्वेद ने ये उसके अपने सिद्धांतों के आधार पर देखा कि पर्टिकुलर कौन कौन से, हमारा सिद्धांत है कि दोष बेस पे है हाँ कि जी बॉडी जो है उसमें कुछ दोष होते हैं जो वात, पित्त और कफ है, हाँ और जी ये शरीर में अगर इम्बैलेंस होते हैं तो शरीर बीमार होता है। बीमार हो जाता तो उसी को आधार बना करके उस समय भी ये देखा गया कि शरीर में कोरोना की वजह से कौन कौन से दोष जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, हाँ जी कौन से दोष बढ़ रहे हैं जिससे बीमारी बढ़ रही है, जी उसकी वजह से कैसे सिम्टम आ रहे हैं। उसके आधार पर जब उसको दवा दी गई, साथ में इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हाँ जो जी मेडिसिन दी गई, जैसे काढ़ा अश्वगंधा लिया हुआ, गया या है ना, कुछ और इम्यूनिटी हाँ बूस्टअप जी काढ़ा हुए हाँ बहुत जी सारे, तो वो सब चीज़ें थी शरीर में, उन्होंने एनर्जी को एनहांस किया, उनकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाई। तो इसलिए उस कठिन समय में भी आयुर्वेद ने अपने आप को स्टैंड कर पाया, बिल्कुल। तभी उसकी बहुत से एक्सेप्टेंस लोग मिली। तो हॉस्पिटल गए ही नहीं उस टाइम पर और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर या काढ़ा लेकर या घर की दवाइयां लेकर ही वो ठीक हो गए थे उस टाइम पर भी। और उस टाइम पर ही हमें रियलिटी में पता चला कि सच में आयुर्वेदा जो है वो आप बोल सकते हैं कि वो एक जादू है। वो सच में मतलब बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए हमारे शरीर को क्योर कर देता है। उसी टाइम पर हमें इंटरनली रियलाइज हुआ और आई थिंक सो तभी फॉरेनर्स को भी आप बोल सकते हैं कि ज्यादा इन चीजों के बारे में पता चला था। नहीं, जो आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस जो है वो पहले से ही चल रही है, जी लेकिन उसको अब कुछ सालों से बढ़ावा मिला है जी 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 कि जैसे योगा जो है, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया हाँ जाता जी है, हाँ जी बहुत तरह के ऐसे इवेंट्स हो गए हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए, जिससे कि पूरे ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेद को समझने का प्रयास किया जा रहा है। जी आयुर्वेद से जो आयुष, बेसिकली जो आयुष हाँ पैथी जी है, हाँ जी इसमें 5 हाँ जी ट्रेडिशन मेडिसिन सिस्टम है, ठीक है ना, आयुर्वेदा, योगा, आयुर्वेदा यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। यस तो ये सारी मेडिसिन को साथ लेकर के, सारे ट्रेडिशंस को साथ लेकर के और फिर इलाज किया जाता किया है। जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं तो फॉरेनर्स जो हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं जी और उनको अब जब लगता है कि कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है अपनी बीमारी का, तो वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ करके आता है। जी तो उनके लिए जैसे मैंने बताया कि अब जो गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे आयुष रही है वीजा कि हाँ जी आयुष वीज़ा के लिए प्रोसेस हाँ चल जी रहा है। आयुष चेयर्स हैं हमारे 30 से ज़्यादा जो स्टेट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर प्रयास किया जा रहा है कि आयुष चेयर, मतलब जो आयुर्वेद के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जी वो फॉरेन कंट्रीज़ में जा करके वहाँ पर आयुर्वेद को एस्टेब्लिश करें, ओके आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद को समझाएं जी लोगों को, आयुर्वेद के ऊपर लोगों का विश्वास कैसे डेवलप हो उसके बारे में काम करें, जो बीमारियां हैं उनको आयुर्वेद से कैसे डील किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक आयुष चेयर की स्थापना करी एस्टैब्लिश है, किया जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपना काम कर रहे हैं
अलग अलग एक्सपर्ट वहाँ जाते हैं, कुछ समय अपना देते हैं, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक सेंटर डेवलप करते हैं गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, जी, और जिससे कि आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर इनिशिएट किया इनिशिएट जाए। कर दिया। तो सर जैसे आपने बताया कि इसको हम ग्लोबल लेवल पर भी इसको ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए बहुत स्कोप है इसमें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी रहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी रहती है, और साथ ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी रहती हैं। तो सर इनमें फ़ी डिफरेंशिएशन रहता है दोनों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में? हाँ, बिल्कुल जी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे स्कोरिंग अच्छी करते हैं, टीचिंग उनकी उनकी अच्छी होती है, या इनका इंटरेस्ट होता है आयुर्वेद के अंदर, तो ऐसे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं, उनकी रैंकिंग अगर अच्छी होती है, तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स में एडमिशन हाँ मिलता जी, है। गवर्नमेंट सेक्टर की फ़ीस जो है प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कम कम होती होती है, है। उसका कारण है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ फंड जो है वो बियर फंड्स करती देती है। है। यस, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर अपना पूरा सेटअप चलाना है, तो उसको फंड की आवश्यकता हाँ होती है। जी, तो अपना फंड जनरेट करने के लिए उनकी जो फ़ीस है कुछ अधिक रहती है। हाँ जी, अगर कहीं हज़ारों में अगर गवर्नमेंट सेक्टर की फ़ीस होगी, तो इसकी फ़ीस जो है वो लाखों लाखों में तक में। पहुँच जाती है। जी, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के जो फ़ील्ड को देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड इंटरेस्ट लेते स्टूडेंट्स हैं। हैं, हाँ जी, और हाँ जी। हायर फ़ी पे करके भी वो एडमिशन एडमिशन लेते लेने हैं, के लिए रेडी हैं। एडमिशन लेते हैं जी, इसके अंदर। क्योंकि उन्हें पता है कि इसका स्कोप बहुत वास्ट है और बच्चे बहुत अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। जी, जी। तो सर इसमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी रहती है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें जाना है तो? देखिए, कुछ स्कॉलरशिप रहती है, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जी, वो अलाउ होती है। इसके अलावा भी अगर जो अचीवमेंट कुछ करते हैं, हाँ जी, अब जैसे हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ इस तरह की स्कॉलरशिप का भी अरेंजमेंट किया है, जैसे कि स्मार्ट प्रोग्राम है, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ चलता है। ओके। वो स्पार्क प्रोग्राम है, पीजी स्मार्ट प्रोग्राम है, वो पीजी स्कॉलर्स के लिए है। जी, उसमें करीबन 1 से 1.5 लाख की स्कॉलरशिप जो है वो पीजी के गवर्नमेंट दौरान मिलती है, गवर्नमेंट देती है इसमें? गवर्नमेंट देती है। ओके, ठीक बट है। उसमें ये होता है कि उसको कुछ प्रोजेक्ट लेना होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट लेना हाँ होता है। जी, हाँ जी, हाँ वो जी। रिसर्च प्रोजेक्ट वो उसको अपना एक टाइम ड्यूरेशन में पूरा करना होता है, और उसके लिए जो भी उसकी जो फंडिंग फंड्स, होती है हाँ 1 से जी, 1.5 लाख तक की, जी, वो गवर्नमेंट उसको पे देते करती हैं। है। ओके, इसी तरह से जो यूजी स्टूडेंट है, अगर इसमें रिसर्च करना चाहता हाँ है, जी, या अपनी स्कॉलरशिप के तौर पे लेना चाहता है, तो रिसर्च के लिए सीसीआरएस की तरफ से, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक 50,000 तक की उसको सहायता राशि मिलती है इसमें, ओके। जो कि उसको रिसर्च के साथ रिसर्च में भी हेल्प करती है, और उसको कैरियर में हेल्प हाँ करती जी, है। तो ये भी एक मोटिवेशन का सोर्स भी रहता है। फाइनेंशियल हेल्प तो है ही है, साथ ही में मोटिवेशन भी है कि बच्चा इसमें और ज़्यादा रिसर्च करे, एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज हो जाए इसमें, राइट? इसके बाद में मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी इसके अंदर जो इनिशिएट किया है, उसके लिए उसमें नेशनल आयुर्वेदा डे या नेशनल योगा डे, इस तरह के जो हाँ जी, प्रोग्राम है, जी, ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। जी, ग्लोबल लेवल पर आए योगा को जो बढ़ावा मिला है, वो नेशनल योगा डे के रूप में आप समझ हाँ पा जी। रहे हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है, वो वो सब उस दिन इकट्ठे केवल होकर और केवल योगा के योगा ही ऊपर कर रहे होते बेस हो हैं। जाता है, जी, योगा कर रहे होते हैं। जी। कोई पानी में योगा करता है, हाँ, कोई हाँ, पहाड़ हाँ, पे योगा करता है, कोई बिल्कुल। कोई बर्फ के अंदर योगा कर हाँ रहा है, तो जी, अलग-अलग तरह के, कोई और चेयर पे योगा रिकॉर्ड्स भी करता है। बन गए हैं बहुत जी, से। बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स बन गए, और सभी का उद्देश्य ये होता है कि जिस समय नेशनल योगा डे है, उसके साथ-साथ में एक एक दिन ऐसा हो जिससे योगा के बारे में लोग बाग समझें और बिल्कुल, उसको अपने जीवन में उतारें, बिल्कुल। जिससे कि वो स्वस्थ रह सके, बिना दवाइयों के अपने आप को जी, ठीक रख सकें। तो इसी तरह से नेशनल आयुर्वेदा डे जो है, वो ऐसा समय है, वो एक दिन ऐसा है जिसके जिसके आसपास की तैयारियां चालू हो जाती है, और नेशनल लेवल पर आप मानोगे कि हर आयुर्वेदिक जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये जो नेशनल आयुर्वेदा डे का जो समय है, वो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। फेस्टिवल, ओके। जी, कम से कम 5 से 7 दिन या महीने भर पहले से लोग बाग इसकी तैयारियां चालू कर देते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में अलग-अलग इवेंट्स होने लगते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये गाइडलाइन जारी होती है कि आपको क्या-क्या कार्यक्रम इस दौरान करवाने हैं। जी, तो करीबन 15 से 20 दिन लोग बाग इसी कार्यक्रम में जुट जाते हैं, और लास्ट जो नेशनल आयुर्वेदा डे आता है, धन्वंतरि डे के दिन, जी। दीपावली से 2 दिन हाँ पहले, जी, हाँ जी। उस समय लोग बाग इसके अंदर अपने बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं। तरह-तरह की रैलियाँ होती है, इस तरह के मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते जी। हैं, लेक्चर्स होते हैं, ठीक है? लेक्चर सीरीज़ होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे फ़ील्ड होते हैं जो इस दौरान हम करते हैं, जिससे कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिल सके, बढ़ावा दिया आयुर्वेद जाए। अपने आप को अपने मतलब पहचान बना सके लोगों जी, के बीच में। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय भी।
तो जैसा आपने बताया कि आज के टाइम पर हम योगा डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और साथ ही में आयुष डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो इंडिया के लोग के साथ साथ बाहर के लोग हैं, वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएं। तो वो वसुधैव कुटुंबकम जी की जो फिर मैं जैसे मैं आपको बताया कि हम आयुर्वेद जो है हम इंडियंस की ये एक सोच है कि हम केवल अपने तक सीमित नहीं है, इस इंडिया को अपना क्षेत्र नहीं मानते, हम पूरी दुनिया को अपना यूनिवर्स। परिवार मानते हैं। जी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक सोच दी थी वसुधैव कुटुंबकम, ये जी हम बहुत समय से हमारे वेदों में ये सिद्धांत चला हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। जी जब हमारे नेशनल नेतृत्व ने ये बात कही कि नहीं, जो हमारे G20 समिट हुआ अभी हाँ दिल्ली जी के अंदर, वो इसी थीम पे था कि हम केवल एक इंडिया तक सीमित नहीं है, हम पूरी जो विश्व गुरु था इंडिया, उसकी तरफ हम अपने आप को बढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से आयुर्वेद भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी बिल्कुल दुनिया को स्वस्थ रखने का उसका प्रयास है। तो जब ये सोच लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेतृत्व आगे बढ़ता है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए, और उसी प्रयास के आधार पर अब दुनिया इससे परिचित हो प्रेरित रही है, इससे फ़ायदा उठा रही है, जी इससे लाभ उठा रही है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर विश्व स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है, लोग बाग स्वस्थ हो रहे हैं, जी और इसीलिए आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा। तो जैसा आपने बताया कि इंडिया में तो बहुत से अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सिर्फ खुद को स्वस्थ नहीं करना, हमें दूसरों को भी स्वस्थ करना है, जी। ताकि हमारे आसपास सब खुश रहें। जैसे एक और सिद्धांत हमारे यहाँ पर कहा गया है कि अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, और हम भी अपनी जो कल्चर है, हमारी जो आयुर्वेदा है, उसे हम बाहर लेकर जा रहे हैं, ताकि हमारे देश में जो आए वो भी अच्छे से रहे, खुश होकर जाएं, ठीक होकर जाएं, उन्हीं सब चीज़ों को हम फॉलो करें। तो सर, आपने हमें बहुत सी चीज़ें के बारे में बताया, हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए कि ड्यूरेशन क्या रहती है, डिग्री डिप्लोमा में क्या फ़र्क रहता है, एक पर्सन को अगर आगे बढ़ना है तो वो पीजी भी कर सकते हैं, वो एमबीए भी कर सकते हैं, वो पीएचडी भी कर सकता है। तो सर, आपने बहुत से डाउट्स क्लियर किए, जैसे कि सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें बहुत बहुत दिया। धन्यवाद। और अगर हमें दोबारा डाउट रहेगा तो हम दोबारा आपसे जी कनेक्ट जी करेंगे। जरूर जरूर। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सबने ये वीडियो देखी, और आई होप आप सबके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।